नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सीधा रुख करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। 75% आरक्षण मामले में बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 75% के मामले पर जो स्टे लगाया था, इसी के खिलाफ हरियाणा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंची है। सुप्रीम दरवाजा खटखटाने की कोशिश की है और अब इस स्टे को चुनौती दी गई है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। मामला प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने का है। इस पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ ही हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। याचिका पर 7 फरवरी को सुनवाई होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपील करते हुए कहा कि हाईकोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। केस को 7 फरवरी की लिस्ट में सुनवाई पर रखा जाए। आदेशों की कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है। बता दें कि गुरुवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75% आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। आरक्षण के खिलाफ फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। तो मतलब कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। न केवल इस पर बयानबाजियों का दौर देखने को मिला, हरियाणा की आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि हम युवाओं के रोजगार के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और इस बात को बाकायदा प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा। वे अदालत के इस स्टे ऑर्डर की लिखित कॉपी का इंतजार कर रहे हैं और उसके मिलते ही सरकार के कानूनी विशेषज्ञों के साथ इसका विश्लेषण करेंगे। ये बात कही थी प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी रवि कालीरमन। रवि कालीरमन, इसमें अपडेट क्या निकलकर सामने आ रहा है? 7 फरवरी को अब सुनवाई होगी, लेकिन प्रदेश सरकार यानी कि हरियाणा सरकार इसको लेकर कितना तैयार दिखाई दे रही है अपने तर्कों के साथ, दलीलों के साथ? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा था कि जो 75% निजी क्षेत्र में नौकरियों का जो आरक्षण है हरियाणा के युवाओं को मिलेगा और 15 तारीख से इसकी तमाम जो चीजें थी, तमाम जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी। लोग जो युवा थे, हरियाणा के युवाओं के लिए पोर्टल खोल दिए गए थे और जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से तमाम जो जानकारियां थी वो मांग ली गई थी कि किस हिसाब से आपके जो इंडस्ट्री में आने वाली जो पोस्टें हैं वो रहने वाली हैं, कितने नई भर्तियां आप लोग करने वाले हैं और किस हिसाब से आपकी जो भर्तियां हैं वो रहेंगी। तमाम दोनों तरफ से जानकारियां जुटानी शुरू कर दी थी, क्योंकि 15 जनवरी से ये जो कानून था, ये जो अपनी तमाम जो चीजें था वो पूरी करके लागू हो चुका था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवा पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे थे और हजारों की संख्या में, एक 24 घंटे का अगर मैं जिक्र करूं, 24 घंटे में करीब 3500 के आसपास जो युवा थे उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन था वो उस पोर्टल पे करा दिया था। तब तक हालांकि युवाओं को इतनी जानकारी भी नहीं थी कि इस पोर्टल पे रजिस्टर कराना है, तमाम चीजें। उसके बाद इंडस्ट्री एसोसिएशन, चाहे गुरुग्राम की बात करें या फिर फरीदाबाद की बात करें, तो उनकी तरफ से याचिका डाली गई कोर्ट में। पंजाब एंड हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली। उसमें लगातार उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि इंस्पेक्टर आज आ जाएगा या फिर तमाम जो चीजें हैं, हरियाणा के जो युवाओं को 75% जो रोजगार देने की सरकार जो बात कर रही है, इसमें इंडस्ट्रीज पलायन करेंगे या फिर जिस हिसाब से जो योग्य उम्मीदवार हैं, योग्य जो कैंडिडेट है वो वंचित रह जाएगा नौकरी से। तो ऐसी दलीलें लगातार जो है इंडस्ट्रीज दे रही थी। तो फिलहाल जो है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जो कल तमाम जो 75% नौकरी का आरक्षण था उस पर रोक लगा दी थी। आज की बात करें तो आज हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार कह रहे थे कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलाने की प्राथमिकता रहेगी और उसके लिए वो तमाम जो बाधाएं हैं उनको पार करेंगे और कहीं तक किसी हद तक जो लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो उस हद तक लड़ाई लड़ेंगे। तो अब हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख हरियाणा सरकार ने किया है और
उसमें तमाम जो दलीलें हैं वो रखी जाएंगी, किस आधार पर जो है ये स्टे लगा है या किस आधार पर जो ये कानून है वो बनाया है। साफ कह दिया गया था कि तमाम जो चीजें हैं इस कानून में मौजूद है और जो कानून सलाहकार जितने भी थे उनसे सलाह ली गई या फिर तमाम जो चीजें थी इससे पहले जब ये बिल टेबल किया गया था विधानसभा में राज्यपाल को भेजने के लिए था, तो उस समय भी इसमें कोई कमी देखने को मिली थी। राज्यपाल ने इस बिल को वापस कर दिया था, उसमें तमाम जो त्रुटियां थी वो त्रुटियां ठीक करके फिर राज्यपाल से इस बिल को पास कराया गया था। अब दोबारा से इस पर स्टे लगा है और स्टे के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार पहुंच गई है और 7 जनवरी का मैं जिक्र माफ कीजिएगा 7 तारीख जो है आने वाली 7 फरवरी को कहीं ना कहीं अब इस पर सुनवाई होने वाली है। जी ठीक है रवि, मैं आपके पास लौटूंगा चूंकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्रोफेसर साहब, ऐसे क्या तर्क हैं, ऐसे क्या दलीलें हैं जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इसको कोई चुनौती नहीं मिलने वाली है, बल्कि हरियाणा सरकार जिस मंसूबे के साथ, जिस सोच के साथ, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, आरक्षण मिल सके नौकरियों में और खास तौर पर इंडस्ट्रीज में, तो क्या तर्क हैं जो आपको आश्वस्त कर रहे हैं? लगता है कि प्रोफेसर साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अगर बात करें, चूंकि आप क्या देख रहे हैं प्रथम दृष्टया सरकार के सामने क्या चैलेंज ऐसा हो सकता है, क्या ऐसे एस्पेक्ट हो सकता है जो हरियाणा सरकार को भी अपने स्तर पर परेशान कर सकता है? क्या ऐसे वो तर्क और क्या ऐसे पहलू प्रथम दृष्टया नजर आ रहे हैं? देखिए, ये लगातार जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज बात कर रही है, इंस्पेक्टर राज की बात कर रही है, फिर ये योग्य उम्मीदवारों की जो बात की जा रही, कहीं ना कहीं समान रोजगार जो देने की बात जो है प्रदेश में या फिर देश में लागू होती है, कहीं ना कहीं उसको तो मद्देनजर वो कहीं ना कहीं पहला तर्क जो है वो सामने आ रहा है कि किसी भी स्टेट में कोई बाध्य नहीं कर सकता अन्य जो प्रदेश से आने वाले जो लोग हैं उनको नौकरी ना दी जाए। तो ऐसी ये तर्क कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ा तर्क वो माना जाता है। हालांकि दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम हैं हरियाणा के और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तमाम जो राजनेता हैं, तमाम जो सत्तारूढ़ की पार्टी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से एक ही तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा हरियाणा पहला प्रदेश नहीं है जिसमें ये कानून जो है वो लागू हुए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ से दलील दी जा रही है। इंडस्ट्रीज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि योग्य उम्मीदवार जो है वो वंचित रह जाएंगे नौकरी से, इंस्पेक्टर आ जाएंगे, तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही हैं। हालांकि मैं जिक्र करूं, परेशान करने वाली एक और बड़ी वजह है जो इंडस्ट्रीज के जो जहन में आती है, जो उनको लगता है कि अगर ऐसा कानून ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रदेश के युवा कहीं ना कहीं स्ट्राइक करने का मन, अगर किसी बात से उनकी सहमति नहीं बनती है या फिर कंपनी में स्ट्राइक कर देते हैं तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी जो है सामने आ रही हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि तमाम जो पहलू थे, तमाम जो पहलुओं पर चर्चा हुई, इंडस्ट्रीज के अधिकारियों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, तमाम जो मुद्दे थे वो समझाए गए थे। 50,000 की जो कैप थी उसको हटाकर 30,000 की कैप करने का काम किया। इसके अलावा अगर आप एक जिले से 10% ज्यादा जो युवा है उनको आप नहीं रख सकते, तो कहीं ना कहीं एक जिले में अगर 10% आपको नहीं मिलते तो आप अन्य दूसरे जिले से उठा सकते हैं। या स्किल्ड जो रोजगार है वो आपको नहीं मिलता, स्किल्ड युवा जो है वो आपको नहीं मिलते, तो आप उसकी लिखित में जो है एसडीएम को दीजिए और उसके तमाम जो चीजें हैं वो उस पर सुनवाई करेंगे और आप कहीं से भी उसको एम्प्लॉय करिए। प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ राजेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, क्या ऐसे पहलू हैं, क्या ऐसे तर्क हैं, क्या ऐसी दलीलें हैं जो हरियाणा सरकार को आश्वस्त कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट उसे हरी झंडी देगा जरूर? एक बार फिर से टेक्निकल एरर की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। प्रोफेसर साहब के पास एक बार फिर से जाएंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ राजेश गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश गुप्ता जी, क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा पहलू है जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को परेशान कर रहा है? सर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर रिजर्वेशन का लॉ लागू हो जाता है तो इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। डीसी से परमिशन के लिए क्या कोई इंडस्ट्री
ये वेट करेगा कि पहले वो एप्लीकेशन देगा, फिर डीसी ऑफिस से परमिशन आएगी, एसडीएम की आएगी, उसके बाद वो अपना काम रोजगार करेगा? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ वेट व्यक्ति की परमिशन की और उसके बाद अपना काम चालू रखेगा? क्या मान लीजिए मैं मारुति की बात करूं या होंडा की बात करूं या किसी की बात करूं, ऑनलाइन उन्हें मटेरियल सप्लाई देना पड़ता है, तो क्या हम उतनी देर उनको ये कह सकते हैं कि जी हम आपको मटेरियल नहीं देंगे क्योंकि हमें डीसी ऑफिस से परमिशन नहीं हुई? और ऐसी परमिशन की जरूरत क्या है? मैं अभी भी कहता हूं सरकार से, सरकारी अधिकारियों से, कि यदि आप उद्योग को बढ़ावा देते हैं, कल रंजीता जी ने खुद कहा था आपके चैनल के ऊपर ही कि 30% युवा हरियाणा का रोजगार में नहीं है, 70% दूसरे रखते हैं। आप रोजगार डबल कर दीजिए, 30 और 30 60 हो जाएगा, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है राजेश जी, मैं आपको यहाँ पर माफी के साथ रोकना चाहूंगा, चूंकि अभी कई सारे ऐसे सवाल हैं, चूंकि एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है और इसी को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 75% आरक्षण पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील स्वीकार की है, ये बात कही है प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। तो सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी, यानी कि 7 फरवरी का ये समय तय किया गया है, तारीख तय की गई है जब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद होगा। कानून पर रोक लगवाने के पीछे था पॉलिटिकल एजेंडा, यानी कि इसके पीछे वह पॉलिटिकल एजेंडा मानते हैं कि पॉलिटिकल कारणों से इस आरक्षण के इस मुद्दे को कानूनी पछड़े में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश का घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, खासतौर पर 75% आरक्षण के मामले पर। तो आपको बता दें, हमारे साथ लगातार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से राजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक बार फिर से प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ दीप कमल सहारण भी जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजेश गुप्ता जी, आप अपनी बात रख रहे थे कि ऐसी क्या चीज है जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को परेशान कर रही है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर परमिशन के लिए रोज एप्लीकेशन देके डीसी ऑफिस या एसडीएम में जाके हमें चक्कर काटने पड़ेंगे, हम अपना बिजनेस करेंगे या हम परमिशन की वेट करेंगे? क्या मारुति होंडा मेरी सप्लाई की वेट करेंगे कि मेरे पास एक व्यक्ति नहीं है और जिसकी वजह से मेरा मटेरियल नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे ऑनलाइन सप्लाई देनी पड़ती है, तो क्या उनकी प्रोडक्शन नहीं हैम्पर होगी? क्या इससे प्रदेश का व्यवसाय कम नहीं होगा? क्या इससे रेवेन्यू कम नहीं होगा देश का? यदि आप युवा को नौकरी देना चाहते हैं तो बिजनेस को बढ़ावा दीजिए, आप उद्योग जगत को कोई इंसेंटिव दीजिए, जमीन सस्ती दीजिए ताकि और उद्योग लोग यहाँ पर आके लगाए। जब उद्योग ज्यादा लगेंगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर भी बढ़ेगी। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा जी। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर भी बढ़ेगी। मैन पावर की जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो युवा कहाँ से आएगा? कोई भी उद्योगपति है, उसकी पहली प्रेफरेंस हरियाणा का युवा हमेशा रहेगा। उसका कारण है कि हरियाणा के युवा के पास अपना घर होगा, मकान होगा, उसके पास अपनी गाड़ी होगी यहाँ आने जाने के लिए, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है जो बनिस्बत कोई यूपी बिहार से आके यहाँ पे रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि आप उद्योग को बढ़ावा दीजिए। और रिजर्वेशन के कानून को मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते मैं उसको वैसे भी गलत मानता हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि किसी स्कूल के बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिया और ये कह के उसको हर साल पास कर दिया जाए 12वीं तक कि ये तो किसी पर्टिकुलर प्रदेश का निवासी है, मान लीजिए हरियाणा का ही है, तो इसको रिजर्वेशन है, इसको तो पास करना ही करना है आपने 12वीं तक, तो क्या उसमें प्रतिभा आ पाएगी? क्या वो कुछ सीख पाएगा? ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। कई सारी बातें आपने रखी है और कई सारे पहलू से आपने अवगत करवाया है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल आपके इन तर्कों को लेकर कहीं ना कहीं हंस भी रहे थे और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी। प्रोफेसर साहब, ये मुस्कुराहट किस लिए? क्या आप इन तर्कों से सहमत नहीं है क्या? जो बात राजेश गुप्ता जी ने रखी है, आप क्या बात रखना चाहेंगे? और आप इसको लेकर भी आप जरूर बात रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में आपने चुनौती दी है, आपको लग रहा है कि ऐसे क्या पहलू हैं जो आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी देगा? सोच समझकर कानूनी विशेषज्ञों के साथ सलाह करके और संविधान के विशेषज्ञों के साथ सलाह करके बनाया हुआ बड़ा थॉट ऑफ कानून है ये जी। लेकिन मैं बड़ा अचरज में था जब राजेश जी कह रहे थे
पहली बात तो कि इंडस्ट्री की बहुत सारे उद्योग संस्थाओं के साथ बैठकर उनके प्रतिनिधियों को यहाँ पर अपने चर्चा में शामिल करके ये बनाया हुआ कानून है। दूसरी बात, सबसे पहले कानून को अगर किसी ने वेलकम किया था तो वो उद्योग संस्थाओं ने वेलकम किया था। लेकिन मैं हैरान हूं कि किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि नर्सरी में किसी बच्चे को एडमिशन ना मिले और उसके बाद उसको किसी प्रदेश का होने के नाते दूसरी क्लास में पास कर दिया जाए। ये बेतुका तर्क है, क्योंकि यहाँ पर योग्य बच्चों को लेने की बात की जा रही है, योग्य उम्मीदवारों को लेने की बात की जा रही है। हमने देखिए 2 तरह से काम किया, ये केवल हवा में आया हुआ कानून नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 में सरकार बनी तब से लेकर हम यहाँ पर 19.5 लाख युवाओं को स्किल्ड कर चुके हैं। हरियाणा सबसे बड़ी स्किल्ड फोर्स दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा अगर स्किल्ड फोर्स दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा अगर स्किल्ड फोर्स कहीं पर है तो यहाँ पर है। सबसे पहला जो स्किल्ड विश्वविद्यालय है, विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर खुला, पलवल के अंदर। हमने इस प्रकार से एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो, चाहे एचएसडीएम हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात हो, हमने एक बहुत बड़ी स्किल्ड फोर्स तैयार की है। तो पहली बात तो इनका यह कहना कि भाई स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी गलत है। दूसरी बार इन्होंने कहा कि रोज रोज परमिशंस लेनी पड़ेंगी। रोज रोज परमिशंस क्यों लेनी पड़ेंगी? अगर किसी प्रकार की फिर भी दिक्कत आती है, स्किल्ड लेबर उनको नहीं मिलती है, तो केवल एक डिप्टी कलेक्टर को, डीसी को केवल एक बार तो परमिशन लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अभी हो क्या रहा था, यह खेल 2 तरफा है। चीप लेबर का जो कंसेप्ट है, ये पूर्वांचल से किस प्रकार से चीप लेबर को ले आते थे और वहां के लोगों का भी शोषण हो रहा था, वहां के भी लेबर लॉज की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और यहां पर हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा था। ये कहीं ना कहीं उस कुचक्र को तोड़ने की पीड़ा है कि देखिए, दूर से आकर, जैसे अभी राजेश जी ने खुद बताया, कोई अगर बिहार से, उड़ीसा से या छत्तीसगढ़ से या पूर्वांचल से कोई बच्चा आकर यहाँ पर काम करता है, कोई उम्मीदवार, तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या लाभ होगा? देखिए, दरअसल दूसरी सरकारें जो हैं, दूसरे प्रांतों की सरकारें जो हैं, उनका यह निकम्मापन रहा है कि वो अपने वहां पर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाई हैं। उसका भुगतान हरियाणा का युवा क्यों करे? हम कृत संकल्पित हैं, हम दृढ़ निश्चित हैं कि हमने हरियाणा के अंदर से बेरोजगारी को 2024 तक शून्यता की तरफ लेकर जाना है। हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त प्रदेश बनाना है। इसी तर्ज पर हमने पहले पर्ची और खर्ची सिस्टम खत्म करके सरकारी नौकरियों में 85,000 से अधिक नौकरी हमने पिछले 7 साल में दी है। और उसके बाद जब हमारी दूसरे चरण में सरकार बनी तो हमारे अपने सहयोगी जेजेपी के साथ मिलकर हमने इस काम को आगे बढ़ाया कि हरियाणा के अंदर निजी क्षेत्रों में भी, क्योंकि हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है, गुजरात के अंदर। अभी सेस की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा के अंदर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट की जहां तक बात करें तो उसके अंदर भी हरियाणा की रैंकिंग पहले 5 प्रदेशों में है। तो इसके बाद एक के बाद एक 450 एमओयू साइन किए हमने। 1,69,000 करोड़ का निवेश हरियाणा के अंदर आ चुका है। यह निवेश जो है हरियाणा के युवाओं को लाभकारी होना चाहिए, हरियाणा के आम जनता तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये भ्रम है या फिर मान लीजिए कोई गलतफहमी लग रही है इन तर्कों को लेकर और सारे इन प्रावधानों को लेकर, तो हरियाणा सरकार एक बार फिर से संवाद करे, संवाद अच्छे से करे जिसका परिणाम अच्छा निकले। अगर ऐसा हुआ होता तो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोग कोर्ट का दरवाजा तो नहीं खड़खड़ा रहे होते। तो एक बार फिर से संवाद कीजिए, जो गलतफहमियां लग रही हैं, जो तर्क समझ में नहीं आ रहे हैं, जो आप समझाना चाहते हैं, संवाद कीजिए। आपको लग रहा है कि सारी चीज ठीक है। देखिए, हमने निरंतर उनके साथ संवाद किया है। ये कानून बनने से पहले भी हमने उनको ऑन बोर्ड लिया, उनकी सजेशंस ली, हमने उनकी सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया इस कानून के अंदर और उसके बाद ये कानून बनाया। इसलिए तो सबसे पहले अगर इस कानून की तारीफ की किसी ने, मुबारकबाद किसी ने दी, बधाई दी अगर, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने तो दी थी इसकी बधाई। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर राजनीतिक विपक्षी दलों का एक कुचक्र चलता है, एक नेक्सस चलता है जो हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ करता रहा है। सरकारी नौकरियों में भी एक के बाद एक ये लोग हर भर्ती से पहले कोर्ट में जाकर हर भर्ती को टाला करते थे। हरियाणा के कोर्ट ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बहुत स्केडिंग रिमार्क दिए हैं। तीसरी बात तो यह कहा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे हम, क्योंकि इंटेंट ठीक नहीं है याचिकर्ता का। याचिकर्ता का इंटेंट केवल युवाओं को रोजगार से वंचित करना है, ऐसा कहा गया। तो हमने ये नेक्सस देखा है किस प्रकार रणदीप सुरजेवाला एंड टीम
जो कांग्रेस के नेता हैं और किस प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल के नेता जो हैं वो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार से वंचित किया जाए। और इस कल से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से वो हर्षोल्लास का माहौल है सोशल मीडिया पर कांग्रेस की और इंडियन नेशनल लोकदल की, यह हरियाणा की जनता ने देखा है, हरियाणा के युवा ने देखा। इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा है, जिस वजह से बार बार जब भी इस तरह की बात सामने आती है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश की तरक्की हो, ये पॉलिटिकल नेक्सस जो बना हुआ है ये बीच में आता है और कानूनी पचड़ों में फंसा कर रख देता है, जिससे कि सारी चीजें वंचित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सहारण भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीप कमल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सवाल यहां पर यह है, सपना तो देखा था प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देंगे, लेकिन अब आपको ये कितने दूर की कड़ी दिख रही है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब तक की जानकारी के अनुसार ये सामने आ रहा है कि प्रदेश के 40,000 से युवाओं ने आपके बनाए गए पोर्टल पर आवेदन कर दिया है, लेकिन अब तक लगता है कि अभी आरक्षण की कड़ी थोड़ा और दूर की दिख रही है। देखिए यश, जो हरियाणा की निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं उनमें हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के जो रहने वाले युवा हैं उनको उनका अधिकार दिलवाने का जो इरादा है बीजेपी जेजेपी सरकार का, वो इतना मजबूत है कि हाईकोर्ट के फैसले की लिखित कॉपी आने से पहले ही आज सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार के वकीलों ने स्पेशल लीव पिटीशन 235 पेज की जी पहले से ही इतनी तैयारी के साथ उन्होंने इसके लिए अपना मन बनाकर रखा हुआ था और दाखिल कर दी लिखित कॉपी आने से पहले। ये सरकार की कमिटमेंट को दिखाता है और इस बात को दिखाता है कि कानूनी रूप से जो लड़ाई लड़नी है वो इतनी मजबूती से लड़ी जाएगी कि अब इस कानून पर हरियाणा सरकार, हरियाणा कैबिनेट, हरियाणा विधानसभा और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल के बाद अदालत की भी एक अच्छी वाली मोहर लग जाएगी। इस बात का तो कोई अब ऐसी गुंजाइश है नहीं कि भले ही थोड़ी देर हो जाए, अच्छे कामों में देर होती है, लेकिन हरियाणा के युवाओं को यहाँ की नौकरियों में 75% अधिकार दिलवाएंगे, चाहे इस तरीके से दिलवाना पड़े चाहे किसी और तरीके से दिलवाना पड़े। लेकिन ये दीप कमल जी, पक्का इरादा है। लेकिन दीप कमल तो जी, ठीक है, आप यूं मत सोचिए कि ये कहीं बात टल गई या कुछ बात कुछ और होने वाली। हाँ, थोड़ा वक्त और लग जाएगा, हमने 2-2.5 साल लेकिन दीप कमल जी ठीक है, और कुछ महीने लग ठीक है, इंटेंशन साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इस इंटेंशन के साथ साथ कई और फैक्टर जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को परेशान कर रहे हैं। उनके एक भीतर एक डर पैदा कर रहे हैं कि हमें बार बार डीसी और एसडीएम के चक्कर काटने पड़ेंगे अनुमति के लिए, और इसके साथ साथ हमें स्किल्ड लेबर कहां से मिलेगी। तो इस डर को कैसे दूर किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है ना। और यह भी डर जता रही है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश से उद्योग जगत कहीं दूसरे राज्यों में चला जाए, इंडस्ट्रीज दूसरे राज्यों में चली जाए। इस डर को, इस भ्रम को, इस गलत फहमियों को दूर कैसे करेंगे? जो आपकी नजर में गलत फहमियां लग रही है, भ्रम लग रहा है या फिर पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है? देखिए, कुछ लोगों को अगर इस वक्त उनको ये स्टैंड लेना है कि ये कानून गलत है तो वो भले ही कोई भी तर्क देते रहें। मैं सुन रहा था कि इंस्पेक्टर राज की बात हो रही थी, उन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी लेबर डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का अधिकारी इस कानून की जांच के लिए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं जाएगा। हर 3 महीने में उद्योग को अपनी तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करनी है ऑनलाइन कि उनके यहाँ पर फिलहाल स्टेटस क्या है, किस राज्य के कितने कर्मचारी हैं और 30,000 रुपए तक की नौकरियों में हरियाणा के कितने नए लोग उन्होंने पिछले 3 महीने में लिए हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन है। अगर वो डिक्लेरेशन प्रॉपरली नहीं देते हैं उसके बाद उनसे चिट्ठी लिख के लिखित में उसका रिप्लाई मांगा जाएगा, कंप्लायंस करने के लिए बोला जाएगा। कोई इंस्पेक्टर नहीं जाने वाला है, झूठ मत फैलाइए इस किसी भी मंच पर, किसी भी डिबेट में। ये मेरा उद्योगपतियों से निवेदन है। दूसरी बात ये कि बार बार कहीं चक्कर लगाने पड़ेंगे डिप्टी कमिश्नर के यहाँ या किसी और के यहाँ, तो ये भी एक ऐसा तर्क है जो सिर्फ बचने के लिए दिया जा रहा है। क्या आप फायर डिपार्टमेंट की अपने परमिशन के लिए कहीं नहीं जाते हैं? क्या आप एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस के लिए नहीं जाते हैं? टाउन और कंट्री प्लानिंग के लिए आप आवेदन नहीं करते हैं? क्या हर 3 महीने में जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं? क्या दूसरे तरीके के और जो 10 तरीके के काम करने होते हैं एक उद्योग को, क्या उसके लिए ये तर्क दिया जाता है कि हम तो उद्योग तब लगाएंगे जब हमें कहीं ना जाना पड़े? आपको कहीं जाना ही नहीं है, घर में अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक ईमेल कर दीजिए डिप्टी कमिश्नर के पास, वहां से उसको आपको उसकी रिलैक्सेशन की जो है वो रिप्लाई आ जाएगा अगर वो स्किल हमारे स्टेट में उपलब्ध नहीं है तो। और कोई भी नया काम होता है तो उसके लिए
थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा पॉजिटिवली अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको लेकर इस आस्पेक्ट को लेकर सवाल भी पूछ तो अडॉप्ट तो करना पड़ेगा, फिर थोड़ा दिक्कत के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो लागू होकर रहे। ठीक है राजेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि कई सारे सवाल बन गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और कई सारे तर्क एक साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कई सारे फैक्टर हैं। मैं आपके पास आऊं इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बाइट सामने आ रही है, वो भी सुनवाना बेहद जरूरी है। हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है और इसकी फर्दर सुनवाई के लिए मंडे को तय किया गया। जो लोग 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं, उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने में लाकर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है, जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेगी। तो प्रदेश के डिप्टी सीएम एक बार फिर से ये कह चुके हैं कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है कि हम प्रदेश के युवाओं को नौकरी दें और ज्यादा से ज्यादा दें। उन्होंने ये भी बताया कि हम लड़ाई युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे, युवाओं के रोजगार के लिए। लेकिन राजेश गुप्ता जी, कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई सारे ऐसे तर्क हैं और इसके साथ साथ कई ऐसे फैक्टर हैं जो जुड़ गए हैं। लेकिन क्या चीज ऐसी है जो आपके खुद के पर्सनल, या मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के तराजू में आपको लग रहा है कि आपको हरी झंडी मिल जाएगी, जिस तरीके से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है? क्या ऐसे तर्क होंगे? क्या आपको ये डर है कि स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाएगी? इसका तो स्पष्ट उत्तर दे दिया गया है ना। तो ऐसे क्या तर्क हैं जो आप मिसमैच कहीं ना कहीं ये चीजें, सारी चीजें दिखाई दे रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखेगी तो सुप्रीम कोर्ट में 101% इसके ऊपर स्टे मिलेगा, क्योंकि हमारा संविधान इसको आर्टिकल 14 और 19 अलाउ नहीं करता है। जहां तक सरकार का ये कहना है कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। उद्योग जगत बिल्कुल आजाद तरीके से काम करता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर नहीं चलता, उसकी कोई ऐसी सोच नहीं होती। जहाँ प्रतिभा की बात जहां तक आती है कि हरियाणा के युवाओं में के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। कारण है कि हम लोग आज भी हरियाणा के युवाओं को नौकरी पर रखते हैं, और लेकिन जो उनके मुताबिक काम होता है वो काम उनको देते हैं, चाहे वो रेशो कितनी भी हो। अगर किसी कार्य को करने के लिए मुझे कुशल कारीगरों की जरूरत है और हरियाणा के युवा 100% भी होते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है उन्हें अपने उद्योग में रखने में कि वो हरियाणा के हैं। हरियाणा हमारी उद्योग की कर्म भूमि है, कर्म भूमि से प्यार हमें भी है। हम भी चाहते हैं प्रदेश का भला हो, यहाँ के युवा को नौकरी मिले। लेकिन राजेश जी, शुरुआती तौर पर यही कहा जा रहा है ना कि लागू होने दीजिए एक बारी, इसको सकारात्मक तरीके से आप ले तो सही। उद्योग जगत एक बारी इस सकारात्मक पहल को स्वीकार तो करे, फिर उसके बाद देखिए जो परिणाम आएगा, फिर प्रदेश सरकार फिर आपके साथ बातचीत कर लेगी, जो आपको संशोधन कराना होगा फिर करा लीजिएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर लागू तो होने दीजिए। उद्योग जगत बिल्कुल ओपन है हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने के लिए। उद्योग जगत के ऊपर कहीं से कोई प्रेशर नहीं है। आप एक बात बताइए, मैं हरियाणा में बिजनेस करता हूँ, तो क्या मुझे यूपी, बिहार या पंजाब का चीफ मिनिस्टर मुझे प्रेशर कर सकता है कि मेरे आदमियों को तुम नौकरी पे रखो और हरियाणा के युवाओं को मत रखो? ठीक है, अगर हम यहाँ उद्योग कर रहे हैं तो जो अवेलेबिलिटी हमें यहाँ पर है वो चाहे किसी भी प्रदेश की हो, हम उसको नौकरी पे रखते हैं। हरियाणा के युवाओं में कौशल है, जरूरी तो नहीं कि हर कौशल या ठीक है राजेश जी, ठीक है। चूंकि कार्यक्रम को समाप्त करना है, प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब बिल्कुल 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूं। देखो, हरियाणा को इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया है, और अभी राजेश जी ने कहा कि इनको प्यार है हरियाणा से। कृपया करके हरियाणा के युवाओं से भी प्यार कीजिए। हरियाणा के युवाओं को भी रोजगार चलाना है, हरियाणा के युवाओं को भी अपने घर में चूल्हा तक, जो रोटी पहुंचाने तक काम करना है, इसलिए उनका भी ध्यान कीजिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए।
राजेश गुप्ता भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, और दीप कमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।